वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाज। आज हम इमोशन के इस एपिसोड में इमोशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इमोशन का क्या मीनिंग होता है। इमोशन एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट है जो बिहेवियर, कॉग्निशन और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ह्यूमन सर्वाइवल में, कम्युनिकेशन में और सोशल लाइफ में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। इमोशंस के कई कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में एक्ट करते हैं। इमोशन के कंपोनेंट्स जो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फिजियोलॉजिकल अराउजल, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, एक्सप्रेसिव बिहेवियर। इस वीडियो में इमोशंस की डेफिनेशन, उनके कंपोनेंट्स और न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस जो उन्हें कंट्रोल करते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। इमोशंस के की फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं। हालांकि इमोशंस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं लेकिन वे बहुत इंटेंस हो सकते हैं। इमोशन किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में या किसी स्टिमुलस की वजह से होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे इमोशंस किसी इंटरनल आइडिया या हमारे एनवायरनमेंट के किसी एक्सटर्नल इवेंट से क्रिएट हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे मन में अपने किसी क्लोज रिलेटिव के इस दुनिया से चले जाने की मेमोरी एक्टिवेट हो जाए तो हम सैड फील कर सकते हैं और यह इंटरनली जनरेटेड इमोशन कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रात में एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों तो उस रास्ते में होने वाला अंधेरा या कोई आवाज जो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है हमें फियर यानी डर के इमोशन का एहसास कराएगी और यह एक एक्सटर्नली जनरेटेड इमोशन का एग्जाम्पल है। इमोशंस हमारे बिहेवियर, डिसीजंस, मोटिवेशन और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशंस में यूनिवर्सैलिटी भी देखी गई है, मतलब कुछ इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर सभी कल्चर्स में दिखाई देते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको ये इमोशंस जरूर दिखाई देंगे। इमोशंस की जब भी बात होती है तो पॉल एकमैन का नाम जरूर आता है। पॉल एकमैन ने इमोशंस के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड स्टडी की थी। एकमैन ने 6 बेसिक इमोशंस की पहचान की जो हर कल्चर में देखे जाते हैं। ये 6 बेसिक इमोशंस कुछ इस प्रकार हैं: हैप्पीनेस यानी खुशी, सैडनेस यानी उदासी, फियर यानी डर, एंगर यानी क्रोध, सरप्राइज यानी आश्चर्य, डिस्गस्ट यानी घृणा। बात के होने वाले रिसर्चेस में प्राइड, रिमोर्स, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट और लव को जोड़कर एक ब्रॉड इमोशनल स्पेक्ट्रम बनाया गया। इमोशन के की फीचर्स और बेसिक इमोशंस के बाद हम बात करते हैं इमोशन के कंपोनेंट्स की, मतलब इमोशन किन चीजों से मिलकर बना है या किसी इमोशन के एसेंशियल पार्ट कौन सी चीजें हैं। नॉर्मली इमोशन के ये 5 कंपोनेंट होते हैं: सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या फीलिंग कंपोनेंट, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, कॉग्निटिव अप्रेजल या इंटरप्रिटेशन और थॉट प्रोसेस, बिहेवियरल रिस्पॉन्स या एक्सप्रेसिव और एक्शन टेंडेंसीज, मोटिवेशनल एलिमेंट। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। इमोशन का जो पहला कंपोनेंट है जिसे हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या फीलिंग कंपोनेंट कहते हैं, यह इमोशन का पर्सनल प्राइवेट एक्सपीरियंस होता है। हम किसी समय अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं इसके एक्चुअल विटनेस हम ही होते हैं। जैसे जब कोई कहता है कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है या मैं कितना उदास हूँ, ये सिर्फ मैं ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, तो वह इंडिविजुअल अपने अंदर होने वाली सब्जेक्टिव फीलिंग्स की बात कर रहा होता है जिसे दूसरे इंडिविजुअल को समझना मुश्किल हो सकता है। हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और कॉग्निटिव इवैल्यूएशन के बेसिस पर भी डिपेंड करती हैं और अलग अलग लोगों में ये अलग अलग तरीके से काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, ब्लड यानी खून देखकर एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक सोल्जर और एक नर्स अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस और रिएक्ट करेंगे जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंडेंट होगा। इमोशन का दूसरा कंपोनेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन होता है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में हम हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, मसल टेंशन और हार्मोनल सिक्रीशन में चेंजेस देखते हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में स्पेशली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस में होने वाले चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पब्लिक स्पीकिंग से पहले हार्ट बीट बढ़ना और स्वेटिंग होना जो एक सिंपैथेटिक एक्टिवेशन का इंडिकेटर है। वहीं इसके अपोजिट जब हम अपनी कोई मनपसंद फूड आइटम खाकर रिलैक्स करते हैं और किसी भी प्रकार के टेंशन में नहीं होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। इमोशन का तीसरा कंपोनेंट है कॉग्निटिव अप्रेजल या इंटरप्रिटेशन और थॉट प्रोसेसेस। हमारा ब्रेन इमोशनल इनपुट को डिकोड करता है और एनालाइज करता है। हमारे इमोशंस पास्ट इवेंट, मेमोरीज और पर्सनल व्यूज से इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई इंडिविजुअल कुत्ते को देखकर खुश हो सकता है तो यह उसके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंस की वजह से है, जबकि कोई दूसरा इंडिविजुअल वहीं कुत्ते को देखकर डर सकता है जो किसी पास्ट ट्रॉमा या पास्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है।
इमोशंस का फोर्थ कंपोनेंट है बिहेवियरल रिस्पॉन्स या एक्सप्रेसिव एंड एक्शन टेंडेंसीज। यह कंपोनेंट हमारे जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वोकल टोन को कंट्रोल करता है। पॉल एकमैन की रिसर्च से पता चला कि यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस सभी कल्चर्स में एक जैसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दुखी होने पर भौहें सिकोड़ना, खुश होने पर मुस्कुराना, ऐसी चीजें सभी कल्चर्स में दिखाई देती हैं। इमोशंस का फिफ्थ कंपोनेंट है मोटिवेशनल एलिमेंट यानी एक्शन प्रिपेयर्डनेस। इमोशंस हमारे एक्शंस और चॉइसेस को डायरेक्शन देता है। एग्जाम्पल के लिए फियर इमोशन से फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जनरेट होता है, जबकि लव इमोशन से कनेक्टेडनेस की टेंडेंसी बढ़ती है। कहने का मतलब है कि इमोशंस हमें कुछ करने के लिए या कहने के लिए एक एक्शन मोड में ले जाते हैं। अब हम इमोशन के न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस की बात करते हैं। हमारे इमोशंस को हमारी ब्रेन और बॉडी में मौजूद हार्मोनल सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर और ब्रेन स्ट्रक्चर्स के एक नेटवर्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो इमोशंस का एक नेटवर्क हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करता है उसे हम लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल कॉर्टेक्स कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम इमोशनल प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम एक एक करके ब्रेन के उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो इमोशनल प्रोसेसिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें पहला स्ट्रक्चर है एमिगडाला, जो इमोशनल प्रोसेसिंग और फियर रिस्पॉन्स में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एमिगडाला हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव होता है और एक तरह से स्टिमुली डिटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा एमिगडाला स्टिमुली की प्रोसेसिंग में स्टिमुली को इमोशनल सिग्निफिकेंस देने का काम करता है। एमिगडाला थ्रेट डिटेक्शन में, फियर रिस्पॉन्स में और एग्रेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि एमिगडाला में डैमेज से फियर रिकॉग्निशन इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा स्ट्रक्चर ब्रेन का जो इमोशनल प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मेनली मेमोरी और इमोशन के एसोसिएशन से रिलेटेड होता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरीज को इमोशन से जोड़ता है। हिप्पोकैम्पस का एक बहुत जरूरी कंट्रीब्यूशन है कि वो कॉन्टेक्स्ट को इमोशन के साथ लिंक करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुत्ते से किसी रास्ते में काटे जाने का एक्सपीरियंस फ्यूचर में भी सुनसान गलियों और कुत्तों के लिए डर पैदा कर सकता है। मतलब कुत्ते के काटने की वजह से जो फियर या डर पैदा हुआ वो एक कॉन्टेक्स्ट, एक लोकेशन, एक एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है और हिप्पोकैम्पस ही उस डर को लोकेशन के साथ जोड़ने का काम करता है। ब्रेन का तीसरा स्ट्रक्चर जो इमोशनल प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक और हार्मोनल कंट्रोल में कंट्रीब्यूट करता है। हाइपोथैलेमस हमारे हार्मोन सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करने वाले कई हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, इन सभी को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। इसके अलावा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच शामिल हैं, उसे भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेस रिएक्शन के समय हाइपोथैलेमस एड्रेनलिन रिलीज को ट्रिगर करता है जो बॉडी में होने वाले बहुत सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन का फोर्थ स्ट्रक्चर जो इमोशनल प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी। पीएफसी इमोशनल कंट्रोल में कंट्रीब्यूट करता है। पीएफसी इमोशनल रेगुलेशन, इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। इमोशन की एक थ्योरी यह भी क्लेम करती है कि लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पॉजिटिव इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, लव आदि चीजों की प्रोसेसिंग करता है, जबकि राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, डिस्गस्ट इनसे जुड़ा होता है। ब्रेन का फिफ्थ स्ट्रक्चर है जो इमोशनल प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है वो है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स हमारे पेन परसेप्शन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉग्निटिव रीअप्रेजल द्वारा इमोशनल पेन को कम करने में मदद करता है। अब हम ब्रेन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की ओर कि वो कैसे इमोशनल प्रोसेसिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन जो रिवार्ड, ग्रेटिफिकेशन, मोटिवेशन में रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पसंदीदा भोजन खाने पर डोपामीन लेवल बढ़ता है। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। ये मूड रेगुलेशन, वेलबीइंग, स्लीप में रोल प्ले करता है। सेरोटोनिन के लेवल्स लो होने पर एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कभी कभी पाए जाते हैं। तीसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। ये अराउजल, कॉन्शसनेस, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जैसी चीजों में दिखता है। स्ट्रेस और एंजाइटी में नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। फोर्थ है गाबा। ये न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को कम करता है। इसके लोअर लेवल्स एंजाइटी डिसऑर्डर से जुड़े होते हैं। फिफ्थ है ऑक्सीटोसिन। ये सोशल बॉन्डिंग, अफेक्शन, ट्रस्ट से जुड़ा होता है।
ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ और नर्सिंग के दौरान रिलीज होता है। सिक्स्थ है कॉर्टिजोल, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिजोल के कंटिन्यूअस हाई लेवल एंजाइटी और डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं इमोशन की थ्योरीज के बारे में। इसमें पहली थ्योरी है जेम्स लैंग थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल से इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को रियलाइज करते हैं तब हमें इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। एग्जाम्पल के लिए, मेरा दिल तेज से धड़क रहा है इसलिए मुझे डर लग रहा है। दूसरी थ्योरी है कैनन बार्ड थ्योरी। इमोशन और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एक साथ होते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी में होने वाले चेंजेस और इमोशनल एक्सपीरियंस एक साथ ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सांप देखने पर दिल की धड़कन तेज होती है, साथ ही डर फियर का इमोशन भी क्रिएट होता है। तीसरी थ्योरी है शेस्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल से इमोशन बनता है। इसका मतलब कि हम अपने फिजियोलॉजिकल अराउजल को किस तरह से किस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट कर रहे हैं वो ही इमोशनल एक्सपीरियंस का रीजन होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी हॉन्टेड हाउस में दिल की धड़कन तेज हो तो डर लगेगा, जबकि अगर हम किसी डेट पर अपने पार्टनर के साथ हों तो एक्साइटमेंट होगी और उसमें भी दिल की धड़कन तेज होगी। मतलब हॉन्टेड हाउस और डेटिंग दोनों में ही दिल की धड़कन तेज होगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होने की वजह से उस फिजियोलॉजिकल अराउजल का इंटरप्रिटेशन और एक्सपीरियंस बदल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा इमोशन भी बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं लेज़रस की कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी की। इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है कि हम किसी भी इवेंट को किस तरह से अप्रेस करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। हमारी इंटरप्रिटेशन ये डिसाइड करती है कि हम किसी इवेंट को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खोने को नई शुरुआत के रूप में देखता है तो वह रिलीफ महसूस करता है, लेकिन अगर वही इस नौकरी के चले जाने को फेलियर के रूप में देखता है तो वो दुखी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इमोशन रिसर्च के यूज क्या क्या है। इमोशन को समझना कई फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है। पहला है मेंटल हेल्थ। एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर एक तरह से इमोशन के डिसरेगुलेशन के इंडिकेटर है और इनके इलाज में इमोशनल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इमोशन डिसरेगुलेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे डिप्रेशन डिसऑर्डर में इंडिविजुअल के अंदर सैडनेस जो कि एक इमोशन है उसकी अधिकता देखी जाती है, वहीं दूसरी तरफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फियर जो एक इमोशन है उसकी अधिकता देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन में सैडनेस और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फियर डिसरेगुलेट हो गया है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो बेसिकली हमारे थिंकिंग पैटर्न को बेहतर बनाने की एक प्रोसेस है, वह हमारे नेगेटिव इमोशंस को रीइंटरप्रेट करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरा फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए रोबोट्स और एआई सिस्टम्स में इमोशन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तीसरी फील्ड है वर्क प्लेस और एजुकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग से लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट होता है। फोर्थ फील्ड है मेडिसिन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, माइंडफुलनेस स्ट्रेस रिलेटेड इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इमोशन एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है जो कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल कंपोनेंट्स द्वारा क्रिएट होता है। लिम्बिक सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और हमारे मूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशन और उनके न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस को समझना मेंटल हेल्थ, सोशल रिलेशन और सोशल वेलबींग को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।